हेलो एंड वेलकम ऑल द 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आई एम विशाल सर और आज मैं आपको साइंस का एक लेसन सिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेसन है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो हमारा जो ये चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है लिविंग वर्ल्ड के बारे में एंड इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के ऊपर है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये जो टेक्स्ट बुक है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग एसएससी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड से। टेक्स्ट बुक देखने पे उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये किन के लिए है। तो ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये एसएससी स्टूडेंट के लिए है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एक अलग लेक्चर होगा। ओके, सो ये लेक्चर एसएससी स्टूडेंट के लिए है, जनरल साइंस 8th स्टैंडर्ड फर्स्ट लेसन। एंड जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली में होता क्या है। आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की होगी 7th स्टैंडर्ड तक आपने जो भी पढ़ा है, आपने ये सुना होगा कि अर्थ पे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट है, एनिमल है, एनिमल में भी अलग अलग प्रजातियां है, प्लांट में भी अलग अलग तरह के टाइप्स के प्लांट है। कोई फ्लावरिंग है जो फ्लावर देते हैं, कोई नॉन फ्लावरिंग है जो फ्लावर नहीं देते। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्रूट्स आते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जिनमें फ्रूट्स नहीं आते हैं। कुछ प्लांट की हाइट बहुत कम होती है, कुछ प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। एनिमल की बात करें तो कुछ एनिमल रेंगते हुए चलते हैं, कुछ चार पैरों से चलते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन में रहते हैं, कुछ दोनों में रहते हैं जिनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो प्रजाति है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उन सब को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब आपको नोट क्या करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। 2011 की सेंसस के मुताबिक 87 मिलियन अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए गए हैं, जो कि ज़मीन और पानी दोनों में है। टू स्टडी सच वास्ट नंबर इट इज़ एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप। अब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जब इन चीज़ों पर रिसर्च करेंगे तो ये उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। 87 मिलियन एनिमल्स को एक साथ स्टडी करना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने सबको एक ग्रुप में डिवाइड किया है। तो दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इतना बड़ा जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज़ है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, इनको, इन एनिमल्स को, इन प्लांट्स को, इनकी प्रजाति को जब हम अलग अलग ग्रुप और सब ग्रुप्स में बनाते हैं, रखते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनको क्लासीफाई नहीं करेंगे तो साइंटिस्ट के लिए इन पर स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो किस रिसर्चर ने इसको अलग किया है, क्लासीफाई किया है? तो रॉबर्ट हार्डिंग वाइटटेकर नाम के एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है जिन्होंने 1969 में लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 ग्रुप बनाए, और इन 5 ग्रुप के हिसाब से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं। मतलब हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो इन 5 ग्रुप्स के आधार पर होता है। तो क्या होता है, लेट्स सी। अब वाइट टेकर के हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब जो कुछ एनिमल्स, कुछ प्रजाति ऐसी होती है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनको यूकैरियोटिक कहा जाता है। अब प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं वो जानने वाली बात है, तो मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। प्रोकैरियोटिक उनको बोलते हैं जिनके सेल के बाहर के साइड कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं होता, सेल विथ नो आउटर मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। मतलब ये सेल होते हैं, इनको सेल वॉल होता है, लेकिन सेल को प्रोटेक्शन देने के लिए एक बाहर से एक लेयर होता है जो सेल को प्रोटेक्शन देता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं रहता। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक जो होता है उस सेल के बाहर एक लेयर होता है जो उसको प्रोटेक्शन देता है। तो ऐसा सेल जिसको प्रोटेक्शन नहीं है बाहर से उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और ऐसा सेल जिसको बाहर से प्रोटेक्शन है उसको हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं वो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है, उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं।
बट कुछ सेल होते हैं जो एक सेल नहीं, उसको बनने के लिए बहुत सारे सेल चाहिए रहते हैं, तो उनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। थर्ड बांटने का जो क्राइटेरिया है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये खाना कैसे लेते हैं। अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो कुछ प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब खुद ही अपना खाना बना लेते हैं, खुद ही अपना खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से ये खुद खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। मतलब ये लोग सन के रेज में प्रेजेंट जो केमिकल रहता है उसको कन्वर्ट करते हैं अपने फूड एनर्जी में। मतलब ये लोग लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सन से इनको जो लाइट एनर्जी मिलती है, ये लोग फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए इन लोग सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ फंगाई की, तो सैप्रोट्रॉपिक होता है। सैप्रोट्रॉपिक मतलब कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो सिर्फ मरी हुई चीज़ों पे जन्म लेते हैं, जो सड़ी हुई चीज़ें होती है, जो एकदम बहुत दिन से रखी हुई है एक जगह पे, सड़ गई हो, पुरानी हो, उन जगहों पर जन्म लेने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को फंगाई कहा जाता है, जो सैप्रोट्रॉपिक होते हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड एनिमल, मैंने जो अभी आपको मीनिंग बताया सैप्रोफाइटिक का, उसका ही मतलब होता है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। मरे हुए जानवरों से या मरी हुई चीज़ों से अपना खाना बनाना, उसी को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और इंजेस्टिव होते हैं, मतलब इनके अंदर डाइजेशन वाला प्रोसेस होता है और ये खुद अपना खाना नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इनको कंज्यूमर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, या तो प्लांट से इनको खाना मिलता है या फिर ये दूसरे जानवरों को मारते हैं, और जब ऐसा होता है तभी हम उसको हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। जब वो खुद से अपना खाना बनाएगा तो हम उसको ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, और जब वो खाने के लिए दूसरे पर निर्भर होगा तब उसको हम हेट्रोट्रॉपिक बोलेंगे। और सैप्रोफाइटिक का मतलब ऐसी चीज़ जो मरी हुई चीज़ें या सड़ी हुई चीज़ों पे जन्म लेती है, उसको हम लोग सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। लाइफस्टाइल, प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है, एनिमल कंज्यूमर होता है क्योंकि वो खुद खाना नहीं बना सकता। नेचर में सिर्फ प्लांट ही एक ऐसी चीज़ है जो खुद का खाना खुद बना सकती है, दैट्स वाई प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। एनिमल कॉल्ड कंज्यूमर, क्योंकि या तो वो प्लांट का ही खाना खाते हैं या फिर अपने जैसे किसी दूसरे एनिमल को मारकर खाना खाते हैं। अब जो फंगाई होता है उसको डीकम्पोजर कहा जाता है। डीकम्पोजर क्यों? जब तक ये चीज़ें ज़िंदा होती है, प्लांट ले लो या एनिमल ले लो, ये चीज़ें जब तक ज़िंदा होती है तो इन पर फंगाई का कोई असर नहीं होता। लेकिन जैसे ये मर जाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा, मैंने आपको बताया फंगाई जो है, ये जो फंगाई है ये सैप्रोफाइटिक है। इसीलिए फंगाई सैप्रोफाइटिक होने की वजह से जब कोई प्लांट या एनिमल मरता है और सड़ने के स्टेज पे आता है तो उसको सड़ाने का काम एक्चुअली कौन करता है? फंगाई। और इस सड़ाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिंग। ये धीरे धीरे उस मरी हुई चीज़ को अपना खाना बनाते हैं और खुद ग्रो होते हैं। अगर आप कहीं पे देखेंगे कि एक छोटा सा कुछ इंसेक्ट मर जाए, कोई भी एक छोटा सा कीड़ा मर जाए, थोड़े देर में वो कीड़ा सड़ने लगता है और धीरे धीरे वो कम होने लगता है। आपने पहले देखा होगा वो एक कीड़ा ऐसे ही मरा पड़ा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो उसका थोड़ा बहुत बॉडी पार्ट्स गायब हो गया रहेगा, फिर थोड़े दिन बाद आप देखेंगे वहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये करता कौन है? एक्चुअली ये काम होता है फंगाई का। जो भी मरी हुई चीज़ें होती है, सड़ी हुई चीज़ें होती है, मे इट बी प्लांट एंड मे इट बी एनिमल, ये सारी मरी हुई चीज़ों को अपना खाना बनाती है और उसको खाती है, तो उसको हम फंगाई बोलते हैं। उसके बाद आता है फैलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने बताया प्रोक्राइटिक होते हैं कुछ एनिमल्स, कुछ सेल्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोक्राइटिक से यूकैरियोटिक में आ जाते हैं। मतलब पहले वो प्रोक्राइटिक प्रोसेस में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ चेंजेस की वजह से वो खुद को यूकैरियोटिक में बदल सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जैसे उनको अच्छा ग्रोथ मिले, अच्छा खाना मिले, तो वो यूनिसेलुलर से खुद को मल्टी सेलुलर भी बना सकते हैं। तो ये 5 टाइप है अलग अलग तरीके के, जिनको हमने ग्रुप में बांटा है। ये 5 ग्रुप है टोटल, और इन 5 ग्रुप के हिसाब से रॉबर्ट हार्डिंग व्हाइट टॉकर ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया है। अब हम पहले देखने जा रहे हैं, अभी हम जो अलग अलग चीज़ें देखेंगे ये अलग अलग तरह के किंगडम है। ओके, पहला जो किंगडम है वो है मोनेरा का। अब मोनेरा का किंगडम क्या होता है? टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। आपको एक छोटा सा ड्रॉप लेना है दही का या फिर छाछ का, और उसको एक कांच के स्लाइड के ऊपर रखना है। डाइल्यूट इट विथ लिटिल वाटर, उसमें एक ड्रॉप पानी भी डालना है। केयरफुली कीप अ कवर स्लिप,
अब जब भी हम माइक्रोस्कोप में काम करते हैं तो हमारे पास एक नॉर्मल सा कांच का टुकड़ा होता है, स्लिप होता है, छोटा सा एक मैं आपको कैसे एग्जांपल दूँ, आपने ब्लेड देखा होगा, ब्लेड जो नाखून काटने का ब्लेड आता है, यस, उसके साइज़ का कांच का एक ट्रांसपेरेंट टुकड़ा होता है। उसके ऊपर पहले हमें ये कर्ड का ड्रॉप डालना है, कर्ड यानी कि दही, दही का ड्रॉप डालना है, थोड़ा पानी डालना है और उसको कवर कर देना है उसी तरीके के सेम एक ग्लास के लेयर से, ठीक है। और फिर उसको हमें रखना है अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिन ऑर्गेज़म को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप के अंडर रखकर आराम से देख सकते हैं। तो इस कांच का जो आपने अभी अभी जो स्लाइड बनाया है, इसको उस माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है। जैसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा और जो दिखेगा वही होगा हमारा मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता हुआ। ये जो आपको साइड में अलग अलग नाम दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिलोंग करती है इस किंगडम को, किंगडम मोनेरा। आपको इसमें से कोई एक स्ट्रक्चर उस स्लाइड के अंदर दिखने लगेगा। तो मोनेरा के अंदर क्या क्या आते हैं? ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। अब इनकी कुछ खास बातें होती है। ऑल ऑर्गेजम आर यूनिसेल्यूलर, ये एक सेल के बने होते हैं, एक से ज़्यादा सेल इनके अंदर नहीं होता। दे में भी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। कभी कभी ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब इनके पास पावर होती है, ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें से कोई हेट्रोट्रॉपिक होता है, मतलब ये खुद का खाना नहीं बना सकते, ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। These are prokaryotic cell without distinct nuclei or cell organelles। ये सिंगल सेल है, ओके, कभी कभी खुद का खाना खुद बना लेते हैं या फिर दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और लास्ट इसका सबसे मेन फीचर ये है कि इसका जो सेल कंपाउंड है, इसके आसपास कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, इसीलिए इसको कौन से कैटेगरी में रखा गया है? प्रोक्रायोटिक कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक सेल है, इसको बाहर से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी दूसरा न्यूक्लियाई नहीं है, इसके अंदर माइथ्रोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट नहीं करता, इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए ये एक सिंगल सेल है, ऐसे ही खुला रहता है। नेक्स्ट किंगडम की अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आपको कहाँ मिलेगा? प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर, ओके, ऑन अ ग्लास स्लाइड। आपको ये जो बाहर जो पानी होता है, कहीं पर पानी जमा हुआ है, आप गार्डन में खेल रहे हो, गार्डन के एक जगह पे पानी जमा पड़ा है, तो उसी पानी का एक ड्रॉप आपको वैसा ही एक स्लाइड बनाना है। पहले कांच के टुकड़े में पानी डालना है और ऊपर से दूसरे कांच से उसको कवर कर देना है, आपका ग्लास स्लाइड बन गया। उसको जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें देखने मिलेगी। इनमें से ही कोई एक चीज़ आपको देखने मिलेगी जिनका नाम आप देख रहे हो, वेलवैक्स, पैरामोशियम, यूग्लेना, अमीबा। इन सारे ये जो जिस किंगडम को बिलोंग करते हैं उस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। अब ये जो होते हैं इनका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता, ये एकदम इरेगुलर होते हैं, मतलब इनका अब आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, इनका कोई परफेक्ट शेप नहीं होगा। हाँ, बस थोड़ा बहुत ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन इनका हमेशा कोई परफेक्ट सा शेप नहीं होता। ये ऐसे ही होते हैं, जैसे ये अमीबा को देख लो, अमीबा का ऐसा ही शेप नहीं होगा। आप जब ग्लास स्लाइड के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखोगे तो आपको ये ऐसा नहीं दिखेगा। सबके घर में माइक्रोस्कोप नहीं होता है, माइक्रोस्कोप सिर्फ और सिर्फ लैब में ही पाया जाता है। तो जब आपका स्कूल ओपन होगा तो स्कूल में शायद आपको माइक्रोस्कोप के अंडर इसको दिखाया जा सकता है। आप घर पर इसे नहीं देख सकते, खुली आंखों से तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। और ऐसा कोई मोबाइल में ऐप भी नहीं है कि मोबाइल के कैमरे से हम इन चीज़ों को देखें, तो इसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। लेकिन माइक्रोस्कोप हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो बहुत कॉस्टली आता है, सिर्फ लैब्स में पाया जाता है। तो ये आपको सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जब आप उसको देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और जो ये सब है ये बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा ग्रुप में। अब इनकी कुछ खास बातें हैं। प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियाइज एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर जो मैंने आपको किंगडम बताया मोनेरा, उसके जैसा नहीं है। इसके आसपास एक दीवार होती है, इसको एक प्रोटेक्शन होता है। ये सेल है लेकिन ये सेल एक प्रोटेक्शन के अंदर होता है, इसीलिए फटक से इसको किसी दूसरी चीज़ से हार्म नहीं पहुंचता और ये बहुत दिन तक जिंदा रह सकता है। दे हैव स्यूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैगला फॉर लोकोमोशन। अब ये जो नाम मैंने आपको बताया, बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बहुत सिंपली बताता हूँ। ये जो पैरामोशियम है,
पैरामोशियम के आसपास अगर आप देखेंगे, पैरामोशियम के आसपास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हल्का हल्का बाल जैसा कोई स्ट्रक्चर आपको नज़र आता होगा। यस, इसी चीज़ को यूज़ करके, इसी चीज़ को थोड़ा सा हिलाकर वो अपने पैरों के जैसा यूज़ करता है और इधर से उधर मूव कर पाता है, और इसके इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं लोकोमोशन। ओके, ये ऑटोट्रॉप्स है, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है। अब इसमें से कुछ कुछ होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉप्स है, जैसे कि अमीबा और पैरामोशियम हेट्रोट्रॉप्स है, ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। वहीं पे जो दूसरे हैं वो है ऑटोट्रॉप्स, एल्यूग्ना, वोल्वॉक्स, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉप कहा गया है। अभी हम देखने जा रहे हैं किंगडम 3, जो कि है फंगाई, इनको फंगस भी कहा जाता है। इसको देखने के लिए आपको स्लाइड कैसे बनाना है, टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन अ कंटेनर विथ अ लिड फॉर 2 to 3 days। आपको क्या करना है, ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको थोड़ा सा गीला करना है, ब्रेड नहीं है तो रोटी जो होती है, रोटी को आपको थोड़ा सा गीला करना है और एक कंटेनर के अंदर डाल देना है, एक डिब्बे के अंदर डाल देना है, और उसको डिब्बे को आपको बंद कर देना है। फिर 2-3 दिन के बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे तो उस चीज़ के ऊपर हल्का सा कॉटन जैसा, एकदम हल्का हल्का कॉटन का एक लेयर बनेगा, जो ऐसा रेशे जैसा दिखेगा आपको। कपड़े में से जब रेशे उधरती है तो कैसा दिखता है, या टॉवल के ऊपर का जो रेश होता है वो कैसा रहता है, वैसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। अगर उस चीज़ को आप माइक्रोस्कोप के नीचे लाकर देखोगे तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको मिलेगा जो साइड में आपको दिख रहा है। ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक मशरूम है, मशरूम भी बिलोंग करता है फंगस के ग्रुप में। ठीक है, ब्रेड के ऊपर भी मशरूम जैसा ही कुछ आता है, बट वो बहुत छोटा होने की वजह से हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत मशरूम जैसा ही दिख रहा है। दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अब ये जो है ये नॉन ग्रीन है, मतलब प्लांट कैसे होते हैं ग्रीन कलर के, लेकिन ये नॉन ग्रीन प्लांट है, और ये यूकैरियोटिक से बने हैं, मतलब इनके सेल के बाहर एक अलग सा प्रोटेक्शन है, एक अलग सा मेम्ब्रेन है। ये हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो भी फंगस होता है वो सारी सड़ी हुई चीज़ों पे उगता है। ब्रेड जिसको भिगा कर आपने रखा था वो सड़ने लगता है, इसीलिए उस पर फंगस आता है। मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रोप्स। यस, जैसा कि मैंने बताया था, सैप्रोट्रोप्स का मतलब ही होता है दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ी हुई चीज़ें हैं जो सड़ रही है उन पर ही ये ग्रो होते हैं। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। इनके आसपास एक, मैंने बताया था ये यूकैरियोटिक है, तो इनके आसपास एक लेयर होगा, इस सेल के बाहर एक लेयर होगा, तो इनका भी एक मस्त मजबूत सा लेयर होता है जो शुगर का बना हुआ होता है, और उस लेयर को हम चिटिन के नाम से जानते हैं, चिटिन। सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मैनी न्यूक्लियाइज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और ये एक नहीं, ये बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेकर्स ईस्ट, जो ईस्ट रहता है जो ब्रेड को फूगने में मदद करता है। एस्पैरागलिस, फंगस ऑन कॉर्न, जो भुट्टे पे फंगस उगता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्परगिलिस। पेनिसिलियम, जो मशरूम होता है उसका साइंटिफिक नेम है पेनिसिलियम। तो अभी तक हमने जो देखा ये था हमारा किंगडम। हमने कितने किंगडम्स देखे, 3 किंगडम्स देखे, फंगाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ये था हमारे चैप्टर का पहला भाग। इसके बाद जो हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ये जो पार्ट है ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लाइव कमेंट पूछ सकते हैं मुझे, मैं लाइव आपको आंसर देता रहूँगा। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप ऐड हो चुके हो, आप आपके बाकी फ्रेंड्स को भी इस ग्रुप में ऐड करा दो जिनको फ्री लेक्चर सुनने का मौका मिले और आपका स्टडी रुके नहीं, घर बैठ के आप स्टडी कर सको। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, फ्री में एजुकेशन मिल रहा है आपको। बाकी दोस्तों को भी ज्वाइन करा दो इस ग्रुप में, और अगर नहीं भी ज्वाइन करा रहे हो तो इस वीडियो का जो लिंक है इस लिंक को उनके साथ शेयर कर दो। ओके, ये यूट्यूब पे है, ज़रूरी नहीं है कि आप अभी नहीं देख रहे हो तो लेक्चर मिस